हम मौर्यकालीन प्रशासन को देखते हैं। मौर्य प्रशासन से पीटी के एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उस समय में जो अधिकारी थे उनकी संख्या को लेकर के, कौन सा अधिकारी किस कार्य को किया करते थे, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और मौर्यकालीन प्रशासन का विभाजन किस स्तर पे था, उन सब पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम मौर्यकालीन प्रशासन को देखते हैं। मौर्य प्रशासन को हम कई हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे केंद्रीय प्रशासन, जो केंद्र स्तर का प्रशासन था, फिर केंद्रीय स्तर का प्रशासन था, फिर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो प्रांतीय स्तर का अपना प्रशासन होता था जिसको हम प्रांतीय प्रशासन कहते हैं। फिर प्रांत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जिला में विभाजित किया गया था जिसको हम विषय या आहार कहते हैं, उसका अपना प्रशासन होता था। फिर जिला को स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से विभाजित किया गया था। सैन्य व्यवस्था चलाने के लिए एक अलग सैन्य प्रशासन था और न्याय व्यवस्था के लिए एक अलग न्याय प्रशासन था। तो हम इस प्रशासन के अलग अलग रूपों को देखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन है। तो केंद्रीय प्रशासन केंद्र स्तर का प्रशासन था और केंद्रीय प्रशासन सर्वोच्च स्तर का प्रशासन था। यानी मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे ऊपरी स्तर जो था वो केंद्रीय प्रशासन का था। और केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। केंद्रीय प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था और राजा जो था वो वंशानुगत होता था। यानी राजतंत्र जो व्यवस्था थी वह वंशानुगत थी। राजतंत्र की व्यवस्था थी और वो राजतंत्र वंशानुगत था। राजा को सहायता देने के लिए कुछ एक मंत्रिमंडल हुआ करता था जिसमें कुछ अधिकारी होते थे। यानी जो कुछ राज्य के अंतर्गत जो बड़े कुछ अधिकारी थे, उन्हीं अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों का चुनाव करके मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता था। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 3 से 4 हुआ करती थी। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 3 से 4 हुआ करती थी। इस मंत्रिमंडल में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, ये जो मुख्य मंत्री हुआ करते थे। जो मंत्री और पुरोहित थे, ये जो दो अधिकारी थे, मंत्री और पुरोहित, इन दोनों के नियुक्ति से पहले मंत्री और पुरोहित को जब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता था, मंत्री बनाया जाता था, तो इनको मंत्री बनाने से पहले इनके चरित्र का अच्छे से परीक्षण किया जाता था, जांच पड़ताल किया जाता था, जिसको हम उपधा परीक्षण कहा गया है। जिसको उपधा परीक्षण कहा गया है। उपधा परीक्षण कहा गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उपधा परीक्षण क्या था। तो जो अधिकारी थे मंत्री और पुरोहित, इनको जब मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जाता था तो इनके चरित्र की अच्छे तरह से जांच पड़ताल की जाती थी और इसी जांच पड़ताल की प्रक्रिया को उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद भी हुआ करता था जो मंत्रिमंडल से नीचे होता था। मंत्रिपरिषद में बहुत सारे सदस्य होते थे और सामान्यतः बहुमत से निर्णय लिया जाता था और इन सब के नीचे अधिकारी होते थे। पहली बार भारत के भीतर जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई उसमें पहली बार इतने बड़े स्तर पे अधिकारी देखने को मिलते हैं। अधिकारी दो स्तर के थे, उच्च स्तर के अधिकारी और निचले स्तर के अधिकारी। उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उनको तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। तीर्थ या महामात्र कहा जाता था और ऐसे 18 तीर्थ का जिक्र मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे 18 तीर्थ या 18 अधिकारी, बड़े अधिकारी का जिक्र मिलता है। इन अधिकारियों को 48, इसमें जो कुछ अधिकारी थे उनको मैक्सिमम 48,000 पन का वेतन मिलता था। 48,000 पन का और सबसे कम जो वेतन था वो 60 पन का था। 60 पन वेतन मिलता था। जो कुछ प्रमुख अधिकारी थे उसका नाम यहाँ हमने लिखा है। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, दुर्गपाल, अंतपाल। तो ये मंत्री और पुरोहित ये तो राजा के मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। राजा की सहायता करते थे। सेनापति भी मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। युवराज और सेनापति सैन्य विभाग का भी प्रमुख होता था। युवराज जो था, ये युवराज प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। समाहर्ता जो था, इसका काम था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा तैयार करना और वार्षिक बजट तैयार करना। तो समाहर्ता का ये काम था। सन्निधाता जो था ये कोषाध्यक्ष था।
सन्निधाता जो था ये कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था और इसका काम था राजकीय कोष का देखभाल करना, निगरानी करना। इसके अलावा एक है दुर्गपाल, ये जैसा कि नाम में ही लगा हुआ है दुर्ग, तो इसका काम था राजकीय जो दुर्ग होते थे बड़े बड़े उसकी रक्षा करना। अंतपाल, इसका काम था जो सीमावर्ती इलाकों में दुर्ग होते थे उसकी सुरक्षा करना। कुछ निचले स्तर के अधिकारी थे जिनको अध्यक्ष कहा जाता था। ऐसे 26 अध्यक्ष का उल्लेख अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। और ये अध्यक्ष जो थे वो मंत्री के अधीन अलग अलग विभागों के प्रमुख हुआ करते थे। अध्यक्ष क्या थे? मंत्री के अधीन अलग अलग विभागों के प्रमुख होते थे जिनको अध्यक्ष कहा जाता था। कुछ प्रमुख अध्यक्ष थे जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। तो जैसे ये पौतवाध्यक्ष हो गया, पन्नाध्यक्ष हो गया, मुद्राध्यक्ष हो गया, शीताध्यक्ष हो गया। तो शीताध्यक्ष क्या था? ये राजकीय जो भूमि, सरकारी भूमि, राजकीय जो भूमि होता था उसका ये प्रमुख होता था, अध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था। पन्नाध्यक्ष यह व्यापार विभाग का अध्यक्ष होता था, व्यापार विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष यह मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्रा ये सिक्के की ढलाई ये सब इसके अंतर्गत आता था। पौतवाध्यक्ष ये पोत जो भी व्यापार में इस्तेमाल होता था उस विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इस तरह कुल 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इन अध्यक्ष और तीर्थों के अधीन कुछ कर्मचारी होते थे निचले स्तर के, जिन्हें युक्त और उपायुक्त के नाम से जाना जाता था। युक्त और उपायुक्त के नाम से जाना जाता था। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे आपने यहाँ देखा समाहर्ता, तो ये समाहर्ता जो है ये शब्द वर्तमान समय में भी प्रशासन में इस्तेमाल होता है। और जो जिलाधिकारी होते हैं उनके कार्यालय जो होता है उसके ऊपर समाहरणालय लिखा होता है। और आज भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होते हैं उसको समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये समाहर्ता शब्द आज भी प्रचलन में है। इसी तरह अलग अलग विभागों के अध्यक्ष है, उनका जिक्र है। और अध्यक्ष के अंतर्गत नीचे काम करने वाले कर्मचारी जिनको युक्त और उपायुक्त के नाम से जाना जाता था। तो ये हुआ केंद्रीय प्रशासन। अब प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। तो अशोक के समय में ऐसे प्रांतों की कुल संख्या 5 मिलती है। ऐसे प्रांतों की कुल संख्या 5 मिलती है, जिनमें पहला है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग और अवंती। ये 5 प्रांतों का जिक्र मिलता है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, प्राची या पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी थी तोसली और अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। तो ये 5 प्रांत जो थे वो अशोक के समय में थे और इन 5 प्रांतों के अलग अलग राजधानी थे। प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रमुख को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। और जो प्रांतीय प्रशासन था, जिस तरह केंद्रीय प्रशासन में अलग अलग स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, उसी तरह प्रांतीय प्रशासन में भी अधिकारी होता था। और प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी और जो प्रांत के प्रमुख होते थे उनका सम्राट से सीधा संपर्क हुआ करता था। जिला प्रशासन को हमने आपको बताया कि जिला को प्रांत को आहार या विषय में विभाजित किया गया था। प्रांत को आहार या विषय में विभाजित किया गया था, जिसको वर्तमान में हम जिला के नाम से जानते हैं, उसी को उस वक्त आहार या विषय कहा जाता था। और इस विषय जो आहार या विषय होता था, यानी जो जिला होता था, उसका सबसे बड़ा अधिकारी विषयपति होता था। इसका सबसे बड़ा अधिकारी विषयपति होता था। और जिले में जो प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी जिसके अंतर्गत थी उसका नाम था स्थानिक। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी तो विषयपति होता था, लेकिन वहाँ जो प्रशासन की देखरेख का काम था वो स्थानिक के अधीन होता था। और जिले में विषयपति, स्थानिक के अलावा और भी अधिकारी होते थे, जैसे समाहर्ता, प्रदेष्ट्री, ये भी अधिकारी होते थे। फिर जिला को स्थानीय प्रशासन के हिसाब से 10 गांव के इकाई में बांटा गया था। हर 10 गांव की एक इकाई बनाई गई थी। 10 गांव की एक इकाई बनाई गई थी।
और ये जो 10 गांव थे, इस 10 गांव के जो प्रमुख होते थे उनको गोप कहा जाता था। 10 गांव के जो प्रमुख थे उसको गोप कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, ग्राम। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसका जो प्रमुख होता था वो ग्रामिक कहलाता था। इसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। और नगर स्तर पे नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 30 सदस्यों वाली एक समिति होती थी, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया है। 30 सदस्यों वाली नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 30 सदस्यों वाली एक समिति होती थी। और इस 30 सदस्यों वाली समिति थी और इस तरह के उसको 6 हिस्सों में बांटा गया था, यानी हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ऐसे समितियों की संख्या कितनी थी? 6। प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और छठी समिति। तो 5 समिति थी, हर समिति में 6 समिति थी, हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। जो प्रथम समिति थी वो उद्योग और शिल्प से संबंधित कार्य को देखती थी। जो दूसरी समिति थी वो विदेशियों की देखरेख रखती थी, यानी साम्राज्य के भीतर जो विदेश के लोग आते थे उसकी ऊपर नजर रखता था। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखता था। आज आप जानते हैं कि आज भी नगर निगम में जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखा जाता है, तो उस समय तृतीय समिति जो थी उसका काम था जन्म मरण का ब्यौरा रखना। चतुर्थ समिति व्यापारिक कार्यों की देखभाल करती थी। पंचम समिति जो निर्मित वस्तुएं थे, यानी उद्योग और शिल्प के जरिए जिन वस्तुओं का निर्माण होता था उसके विक्रय के ऊपर नजर रखता था। और जो छठी समिति थी वह बिक्री कर को वसूलती थी। तो इस तरह नगर प्रशासन के लिए इस तरह 6 समिति बनाई गई थी और इन समितियों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। अब हम सैन्य प्रशासन और न्याय प्रशासन को देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था एग्रोनोमई। एग्रोनोमई जिसका काम था मार्ग निर्माण करना। तो अब मार्ग निर्माण, एग्रोनोमई एक महत्वपूर्ण अधिकारी था केंद्रीय प्रशासन में। तो ये छूट गया था, हमने बता दिया। अब हम आते हैं सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और गुप्तचर प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन, मेगास्थनीज के विवरण से ये पता चलता है कि सैन्य प्रशासन की देखरेख के लिए 30 सदस्यों की एक समिति हुआ करती थी। यानी सैन्य विभाग में 30 सदस्यों की एक समिति होती थी। 30 सदस्यों की एक समिति होती थी और इस 30 सदस्यों की एक समिति थी और फिर 30 सदस्यों वाली एक व्यवस्था थी। सैन्य विभाग में कुल 30 सदस्यों वाली एक व्यवस्था थी और इस 3 सदस्यों को फिर 6 समितियों में बांट दिया गया था। 30 सदस्यों को 6 समितियों में बांट दिया गया थी, यानी कि हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। और ये जो 6 समितियां थी इनका काम ही था सैन्य, अलग अलग सैन्य देखरेख करना। जैसे एक समिति पैदल सेना की जिम्मेदारी निभाती थी, एक समिति अश्व सेना यानी जो घोड़सवार की व्यवस्था थी उसकी, एक हस्ती सेना यानी जो हाथी से जो सेना हस्ती सेना थी उसकी देखरेख करना, एक रथ सेना, एक नौ सेना। और इस तरह एक समिति वो थी जो सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक या अलग अलग जो सामान की जरूरत होती थी उसका प्रबंध करते थे। एक अंतपाल नामक एक अधिकारी होता था, इसकी भी यही जिम्मेदारी थी कि सैनिकों के जरूरत के चीज़ों को पूरा करना। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व किया करता था उसको नायक कहा जाता था। यानी नायक वह अधिकारी था जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। तो ये सैन्य प्रशासन है जिसकी देखरेख के लिए 30 सदस्य रखे गए थे, जैसा कि मेगास्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है। इस 3 सदस्यों को 6 अलग अलग समितियों में बांट दिया गया था और हर समिति में 5 सदस्य हुआ करता था। और हर समिति का काम अलग अलग सेना के अलग अलग इकाई की प्रबंध करना था। न्याय प्रशासन की बात करें तो न्याय प्रशासन में सबसे ऊंच स्तर का न्यायालय सम्राट का न्यायालय होता था। सम्राट का न्यायालय सबसे ऊंच स्तर का न्यायालय होता था जो कि पाटलिपुत्र का न्यायालय था। सम्राट के न्यायालय और सबसे नीचे स्तर ग्राम न्यायालय था। सम्राट के न्यायालय और ग्राम न्यायालय के बीच में कई स्तर के न्यायालय थे, जैसे जनपद स्तर के न्यायालय, उसके नीचे संग्रहण मुख, द्रोणमुख, इस स्तर के भी न्यायालय हुआ करते थे। लेकिन ये 3 आपको याद रखना है। सम्राट का जो न्यायालय था, जो सबसे बड़ा न्यायालय था, जिसको पाटलिपुत्र का न्यायालय कहा जाता था। दूसरे स्तर पर जनपद स्तर का न्यायालय था और सबसे नीचे ग्राम स्तर का न्यायालय था।
तो जो जनपद स्तर का न्यायालय था, उसका जो प्रमुख होता था उसको राजुक कहा जाता था। और जो न्यायालय था, अगर आप सम्राट के न्यायालय और ग्राम स्तर के न्यायालय, इन 2 न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी न्यायालय 2 हिस्सों में बँटा होता था। एक तो कंटक शोध कहलाता था और दूसरा धर्मस्थीय कहलाता था। तो कंटक शोध न्यायालय जो था वहाँ फौजदारी मामले देखे जाते थे, यानी जो मारपीट, मौत, हत्या ये सब के जो मामले थे वो कंटक शोध न्यायालय में देखे जाते थे। कंटक शोध इसका नाम था। और ये था धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय क्या दीवानी मामलों को देखता था। तो कंटक शोध न्यायालय फौजदारी मामलों को देखता था, धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों को देखता था। लेकिन सम्राट का जो न्यायालय था, ग्राम स्तर का जो न्यायालय था, वहां पर इस तरह का विभाजन नहीं था। गुप्तचर प्रशासन, मौर्य काल में गुप्तचर की व्यवस्था थी। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि मौर्य जो सैन्य प्रशासन था, वहाँ नौसेना की व्यवस्था थी। और मौर्यों ने पहली बार भारत में नौसेना की व्यवस्था की थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि मौर्यों के पास नौसेना थी या नहीं थी, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत के इतिहास में पहली बार नौसेना की व्यवस्था मौर्य शासकों के द्वारा ही की गई थी। अब गुप्तचर प्रशासन था, तो पूरी प्रशासन के ऊपर नज़र रखने के लिए गुप्तचर की व्यवस्था थी, जिसके लिए अर्थशास्त्र में गुड पुरुष का उल्लेख किया गया है। गुप्तचर के लिए गुड पुरुष, गुड पुरुष, गुड पुरुष का उल्लेख किया गया है, गुड पुरुष का उल्लेख किया गया है। और एक गुप्तचर 2 तरह का था, एक था संस्था और एक था संचार। संस्था वैसे गुप्तचर था जो एक ही जगह पर रह करके काम करता था, और संचार उन गुप्तचरों को कहा जाता था जो कि वो अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमण करके ये काम को करता था। तो ये गुप्तचर प्रशासन 2 हिस्सों में बँटा था, संस्था और संचार। और गुप्तचर के लिए जो अर्थशास्त्र में जिस शब्द का उल्लेख है वह है गुड पुरुष। अब इसके बाद हम मौर्य प्रशासन को हमने देख लिया। इसके बाद हम मौर्यों के आर्थिक जीवन को देखेंगे कि वहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार की क्या व्यवस्था थी। फिर हम सामाजिक जीवन को देखेंगे, फिर हम धार्मिक जीवन को देखेंगे और फिर मौर्यों के समय में जो कला का विकास हुआ उसको भी देखेंगे।